रीनीट 2026 का फिजिक्स का पेपर सॉल्व करते हैं। तो देखो पेज 1 में 3 सवाल हैं, पहला दूसरा तीसरा 3 सवाल दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा लेंदी है तो उसको मैं अभी के लिए स्किप करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 किया जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 3 स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत आसान सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले करेंगे हम। LA/LB ये निकालना है। इसमें डिस्क रोटेट कर रही है, डिस्क का प्योर रोटेशन हो रहा है, और ए पॉइंट और बी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे, और एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होता है? आई इंटू ओमेगा, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा, और एल ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? आर क्रॉस बी, आर क्रॉस एम वी। वेलोसिटी तो है ही नहीं तो ये जीरो हो जाएगा ये वाला पोर्शन। तो एल अबाउट ए आ जाएगा आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा, ये आ जाएगा। ऐसी एल अबाउट बी लिखते हैं। एल अबाउट बी क्या हो जाएगा? एल ऑफ बी अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एल सेंटर ऑफ मास, ये क्या होगा? आर क्रॉस एम वी। वेलोसिटी तो है ही नहीं क्योंकि रोटेट बस कर रहा है, ट्रांसलेशन तो हो नहीं रहा है, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? आई इंटू ओमेगा एल बी। तो एल बी डायरेक्ट आई ओमेगा आ गया, और यहाँ भी आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा था, तो दोनों इक्वल आ गई, तो रेशियो क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, मतलब आसान सवाल था, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका इंडक्टेंस पूछा है। तो इंडक्टेंस तो क्या होता है? देखो फाई इक्वल टू एल आई होता है, फाई इक्वल टू एल आई। और फाई दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं? फाई मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो आप? फाई इक्वल टू बी इंटू ए। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनाइड क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। और एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एन, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स एन होंगे। तो ये फाइनली क्या आ गया? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आई आर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन ये आ गया, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर एल, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान है। तो रीनीट का यही फंडा था कि जो सवाल आसान है उसको जल्दी से सॉल्व कर लेना था, और जो लेंदी है उनको सेकंड इटरेशन में सॉल्व करना था। मैंने भी ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 तुरंत सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा लेंदी लग रहा है मेरे को, 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 भी हम सेकंड इटरेशन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आसान था, इसको हमने 30 सेकंड में सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो इससे भी ज़्यादा आसान है, तो सॉल्व करते हैं इसको। टेम्परेचर ऑफ ए मेटेलिक स्फेयर of radius r is increased by small temperature delta T. Its linear coefficient of thermal expansion of a metal is alpha. Approximate increase in volume. तो ये बहुत आसान है, ये यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो देखो डेल्टा वी क्या होता है? डेल्टा वी इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी। वी को क्या लिख सकते हैं हम? वी को लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इनिशियल वॉल्यूम। गामा को 3 अल्फा लिख सकते हैं, और डेल्टा टी तो डेल्टा टी है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ गया? 4 पाई अल्फ़ा आर क्यूब डेल्टा टी। तो ये ऑप्शन आ गया 4th। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 6 में एक रेजिस्टेंस ये गिवन है, एक रेजिस्टेंस ये गिवन है, दूसरा ये गिवन है, दूसरा ये गिवन है। इस केस में रेजिस्टेंस दोनों सेम है, एक में सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक में पैरेलल कॉम्बिनेशन है। एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर को यदि इंक्रीज करेंगे हम तो क्या होगा ये बताना है हमको। तो इसका रेजिस्टेंस आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा? आर नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी प्लस आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये क्या आ गया? 2 आर नॉट आ गया आर इफेक्टिव। तो टेम्परेचर आप इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, आर इफेक्टिव क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है। तो ये वाले सर्किट में एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस रिमेन सेम। इसका मतलब क्या होगा? करंट रिमेन सेम, करंट सेम रहेगा। तो आई ए रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये आ सकता है। आई ए डिक्रीजेस, ये हट गया, ये भी हट गया, 50-50% में आ गए हम। अब आई बी देखते हैं। आई बी इसमें क्या होगा? तो ये देखो आप कि आई बी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें कितना होगा? 1 बाई आर इफेक्टिव, या फिर डायरेक्ट ऐसे ले लो, आर इफेक्टिव इक्वल टू आर नॉट 1 बाई आर इफेक्टिव इक्वल टू 1 बाई आर नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी प्लस 1 डिवाइड बाई आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसको आप ऐड करोगे तो ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर नहीं आएगा। तो आई वी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये तो हट ही गया, तो ऑप्शन आ गया हमारा 2।
तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है 50 सेकंड में। ऐसे ही सॉल्व करना है। अब आई बी इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा, इसमें हमको नहीं जाना है कि हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, आई बी इंक्रीज़ करवाएं डिक्रीज़ करवाएं, ये नहीं। 50-50% में आ गए हो तो आप ये देखो कि आई बी रिमेन्स कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब रेजिस्टेंस आर इफेक्टिव पैरेलल कॉम्बिनेशन का कांस्टेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब आई बी रिमेन्स कांस्टेंट नहीं होगा। तो बच गया ऑप्शन 2, तो ये आंसर हो गया। ये सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी मेरे को तो आसानी लग रहा है। ए बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस। ऐसे लाइट आ रही है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड, पावर ऑफ द लाइट स्टार्ट टू डिक्रीज। पावर होता है एन एच म्यू। एन क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। म्यू होता है फ्रिक्वेंसी, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट। अब पावर डिक्रीज़ हो रहा है, पावर डिक्रीज़ हो रहा है, इसका एक ही मतलब है कि एन डिक्रीज़ हो रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स डिक्रीज़ हो रहे हैं। कई लोग बोल देते हैं कि म्यू डिक्रीज़ करवा दो सर, तो म्यू डिक्रीज़ हम नहीं करवाते हैं। पी वाई क्यू एनालिसिस और पी वाई क्यू ट्रेंड ये बताते हैं कि पावर डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम डिक्रीज़ हो रहा है। एनसीईआरटी में भी क्लैरिफाई किया गया है इसको। तो नंबर ऑफ फोटोन डिक्रीज़ होंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो ही डिक्रीज़ होंगे। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये भी क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। तो कर लेते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज़ होगा विद टाइम। तो ये आई वर्सेस टाइम, ये देखो डिक्रीज़ हो रहा है, इसमें कांस्टेंट है, ये रूल आउट हो गया, ये भी रूल आउट हो गया, ये भी सही है। मतलब 2 और 3 आंसर आ सकता है हमारा। अब देखते हैं क्या है ये वी, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? देखो के ई मैक्स इक्वल टू ई वी एस होता है, ई वी एस। और के ई मैक्स होता क्या है? के ई मैक्स इक्वल टू ई वी एस इक्वल टू एच म्यू माइनस फाई। तो वी एस इक्वल टू आ गया एच म्यू बाई ई माइनस फाई बाई ई। अब फाई तो कांस्टेंट है किसी भी मेटल का, है ना। म्यू भी कांस्टेंट है, पावर डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, एन चेंज हो रहा है। म्यू भी कांस्टेंट है, ये सब भी कांस्टेंट है, तो वी एस कांस्टेंट आएगा। वी एस कांस्टेंट किस ऑप्शन में आ रहा है? देखिए आप लोग, वी एस कांस्टेंट इसमें आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा 2। इसको सॉल्व किया हमने 30 to 40 सेकंड में। तो नीट रीनीट फिजिक्स आसान ही है, यदि आप थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, एलिमिनेशन से करते हो, दिमाग आपका अच्छा है, लॉजिकल होगा, तो पेपर को बहुत अच्छे से कर सकते हो आप। अब अगला सवाल है 9th, क्वेश्चन नंबर 9। टर्मिनल वेलोसिटी पूछ रहा है ना, उसके बाद ग्राफ है, तो इसमें क्या है और ये क्या है? सिग्मा बाई रो। सिग्मा बाई रो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लग रहा है, तो ये सवाल को सेकंड इटरेशन में करेंगे, इसको भी छोड़ देते हैं अभी के लिए। इसका ग्राफ यदि सिग्मा बस होता, यहाँ पे सिग्मा बस होता या रो बस होता, तो उसको कर लेते। सिग्मा बाई रो है, मतलब ये सवाल 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा इसमें सवाल में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 2 प्लैनेट्स P1 एंड P2। ये P1 प्लैनेट है, ये P2 प्लैनेट है। नीचे कर सॉल्व कर लेते हैं। ये P1, ये P2, रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, है ना। एस्केप स्पीड, और दोनों का मास इक्वल है। एस्केप स्पीड का फॉर्मूला याद होता है सब लोगों को, और याद नहीं है तो तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्मॉल मास m है, तो एस्केप स्पीड निकालना है। एस्केप स्पीड मतलब हाफ एम वी स्क्वायर। क्या काइनेटिक एनर्जी इसको सरफेस में दी जाए कि ये इन्फिनिटी में पहुँच जाए। इन्फिनिटी में काइनेटिक एनर्जी 0, इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी 0, जस्ट पहुँचाना है। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? GM/m/r। तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू GM/m/r। m से m कट गया तो v क्या आ गया? 2GM/r का स्क्वायर रूट। तो ये एस्केप स्पीड आ गई। एस्केप स्पीड आ गई तो आपको क्या करना है? V2 कैसे लिखोगे आप? √2G, m कॉन्स्टेंट है m0/r2, और R2 का वैल्यू क्या है? R1/2। तो ये कितना आ गया? 2GM0 डिवाइड बाई R2 को क्या लिखोगे? R1/2। तो ये आ गया। V1 की वैल्यू लिखना है √2GM0/R1। अब क्या करना है आपको? V2/V1 करना है, V2/V1। तो कितना आ गया ये? √4 डिवाइड बाई √2, तो ये √2 आ गया। ये भी आसान सा सवाल था, ये 30 to 40 सेकंड में हो जाता है। ये करंट एम्पलीट्यूड, ये तो आप कर ही सकते हो, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला लगा आंसर पावर वाला सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में यूपी डिवाइड बाई यूटी लिखना है। यूपी और यूटी यहाँ लिख देते हैं। यूटी मतलब टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही है प्लस इसमें स्टोर जो हो रही है एनर्जी, प्लस इसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही है, तीनों को हम सम कर देंगे। यूपी प्लस यूक्यू प्लस यूएस। लेकिन इसको सॉल्व करने में 2-3 स्टेप बढ़ जाएंगी, तो ऐसा क्यों करना है हमको? हम डायरेक्ट कर लेंगे यूटी इक्वल टू हाफ सी इफेक्टिव इंटू वी स्क्वायर। मतलब इस सर्किट को हम सी इफेक्टिव से रिप्लेस कर सकते हैं, ये सी इफेक्टिव और ये वी। तो ये तो आसान हो गया।
सी इफेक्टिव कितना है, ये सी और ये सी, तो ऊपर वाले का कितना हो गया, C/2 हो गया, और ये सी है तो सी इफेक्टिव हो गया हमारा C/2 प्लस सी, 3C/2 हो गया। तो UT इक्वल टू आ गया हाफ 3C/2 इंटू V²। और यूपी निकालना है तो हाफ C इंटू VP²। अब ये भी आसान है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना, समझ में आ जाएगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो P के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V/2, क्योंकि कैपेसिटेंस ऑफ P एंड कैपेसिटेंस ऑफ Q इज इक्वल, आइडेंटिकल कैपेसिटर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको हाफ C V/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया CV²/8 UP। अब क्या करना है, UP/UT करना है, UP/UT। तो CV²/8 डिवाइड बाई 3CV²/4। तो ये 4 इंटू 2, ये 1/6 आ गया। ये सवाल भी किया जा सकता था 2 मिनट्स में आराम से। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ग्राफ बनाना है, तो इसको अभी के लिए स्किप कर देते हैं, बाद में करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। इन एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैसेज डिक्रीजेज फ्रॉम 60 to 50। द वर्क डन बाई द गैस इन दिस प्रोसेस। तो वर्क डन क्या होगा, देखो एडियाबेटिक डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा Q 0 है, वर्क निकालना है। और देखो ये चारों पॉजिटिव हैं, ऑप्शन में चारों पॉजिटिव हैं, मतलब हमको साइन में दिमाग नहीं लगाना है। तो डेल्टा W क्या हो गया, माइनस डेल्टा U, और ये क्या हो जाएगा, माइनस NCV डेल्टा T, बस। तो बहुत आसान हो गया। एन की वैल्यू कितनी है, 1 मोल, एन की वैल्यू 1 पुट कर दो। CV क्या होता है, R डिवाइड बाई गामा -1, R डिवाइड बाई गामा -1, और गामा की वैल्यू 5/3 है, तो R डिवाइड बाई 5/3 माइनस 3/3, 5/3 माइनस 3/3 इक्वल टू 2/3। तो 3R/2 आ गया, ये 3R/2। तो डेल्टा T कितना हो गया है, -10। तो कितना आ गया ये, 15R आ गया। R की वैल्यू 8.3 है, 15 इंटू 8.3, तो ये 124.5 आ गया, 124.5। ये भी मतलब 30 to 40 सेकंड में किया जा सकता था, ये भी बहुत आसान सवाल था। रीनीट का मेरे को समझ नहीं आ रहा आप लोग को इतना डिफिकल्ट कैसे लग गया। पेपर तो आसान ही लग रहा है, यदि सिलेक्ट करके सवाल करोगे तो आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 16। ए पार्टिकल मूव्स, ये वाला करते हैं। पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, है ना। पोजीशन वेक्टर गिवन है ST इक्वल टू अल्फा T² माइनस बीटा T प्लस गामा। एवरेज स्पीड निकालना है आपको। तो एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अब ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो सबसे पहले अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये T² माइनस बीटा की वैल्यू है 6T प्लस गामा इक्वल टू 5, ये है। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। गामा इक्वल टू 6 है। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया है T² माइनस 6T प्लस 5, इसको ST लिख सकते हैं हम। और एवरेज स्पीड की बात कर रहा है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि इसकी वेलोसिटी कहाँ जीरो हो रही है। तो वेलोसिटी इक्वल टू ds/dt इक्वल टू 2t माइनस 6। इसको आप जीरो करोगे तो t इक्वल टू 3 आ जाएगा। t इक्वल टू 3 में वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी वहाँ से डायरेक्शन चेंज होगा। तो जैसे t इक्वल टू 0 में, जैसे ग्राफ बना देते हैं हम, t इक्वल टू 0 में डिस्प्लेसमेंट कितना है 5। यहाँ से देखोगे तो t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 है, x इक्वल टू 5। और t इक्वल टू 3 पुट करोगे तो उस केस में कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 9 माइनस 18 प्लस 5, तो कितना आ गया, -4 आ गया। 14 माइनस 18 -4। t इक्वल टू 3 में ये -4 में रहेगा ये, तो यहाँ से -4 में जा चुका है। t इक्वल टू 3 में ये माइनस x इक्वल टू -4 है। और यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई है, मतलब पहले जो पार्टिकल ऐसे जाएगा उसके बाद उस डायरेक्शन चेंज करेगा। वेलोसिटी जीरो होती है मतलब डायरेक्शन चेंज होता है। और t इक्वल टू 6 में देख लो आप, s एट t इक्वल टू 6, तो 6² माइनस 6 इंटू 6 प्लस 5, तो ये 5 आ गया। तो t इक्वल टू 6 में वो यहीं आ जाएगा, x इक्वल टू 5 में ही। तो यहाँ पे लिख देते हैं t इक्वल टू 6। तो डिस्टेंस कितना हो गया 5, ये 5 और ये 4, 9 9 18। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 18, टोटल डिस्टेंस 18 हो गया। तो एवरेज स्पीड v एवरेज, टोटल डिस्टेंस 18 डिवाइड बाई टाइम 6, ये 3 मीटर पर सेकंड आ गया। तो इसका फोर्थ आ गया।
ये सवाल एग्ज़ाम में करने लायक नहीं था, इसको छोड़ना चाहिए था, क्योंकि इसको करने में 2 से 3 मिनट भी लग सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि एवरेज वेलोसिटी बोला होता है, तो उसको इस सवाल को एग्ज़ाम में किया जा सकता था। एवरेज स्पीड बोला है तो एग्ज़ाम में इसको आप स्किप कर सकते हो, ये एग्ज़ाम में भी सॉल्व कर सकते हो यदि 2 से 3 मिनट आप देने को तैयार हो तो। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वेव और एप्लीकेशन की बात कर रहा है सवाल में। तो फॉर प्यूरीफाइंग द वाटर, ये हमने सुना नहीं है तो इसको स्किप कर देते हैं। फॉर वार्मिंग द फूड, तो फूड को कैसे वार्म करते हैं? माइक्रोवेव ओवन, तो माइक्रोवेव आ गया ये, माइक्रोवेव ओवन। तो पी तो बड़ी आसानी से हो गया। तो अब देख लो आप कि पी का आंसर 2 आ रहा है, कहाँ कहाँ आ रहा है? पी का आंसर 2 इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो 1 और 4 में आंसर होगा। रेडियो वेव देख लो आप, तो रेडियो वेव एफएम रेडियो सुने हो गया आप, एफएम रेडियो, तो एएम एफएम कम्युनिकेशन मतलब क्या हो गया? रेडियो वेव हो गया। तो एस का आंसर आ गया 3, एस का आंसर 3 इसमें आ रहा है, तो ये 4th आंसर हो जाएगा। इसको आप 30 to 40 सेकंड में कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आइडियल गैस इज मेड ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ईच ऑफ द मॉलिक्यूल हैव 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रांसलेशनल, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल, है ना। और एफ क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स। सी पी बाई सी वी क्या है? एफ है वाइब्रेशनल मोड्स। सी पी बाई सी वी है 8/7, तो करते हैं इसको, सी पी बाई सी वी इक्वल टू 8/7। सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर होता है, मेयर्स रिलेशन, तो सी पी को सी वी प्लस आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दो आप सी वी प्लस आर डिवाइड बाई सी वी इक्वल टू 8/7, तो ये आ गया 1 प्लस आर बाई सी वी इक्वल टू 8/7, तो आर बाई सी वी आ गया 1/7, और सी वी का फॉर्मूला होता है आर डिवाइड बाई गामा-1। तो इसको यहाँ नीचे सॉल्व कर लेते हैं। आर बाई सी वी इक्वल टू 1/7, और सी वी को हम लिख सकते हैं आर डिवाइड बाई गामा-1, 1/7। तो गामा क्या आ गया इससे? गामा इक्वल टू आ गया 8/7, और गामा होता क्या है? गामा होता है 1 + 2/f इक्वल टू 8/7, तो 2/f इक्वल टू 1/7, तो f आ गया 14, और f गिवन क्या है? 3 ट्रांसलेशनल है, 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 8 हो गया, 8, और 8 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, मतलब वाइब्रेशनल मोड कितने हो गए? 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4, क्योंकि एक वाइब्रेशनल मोड में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमने सॉल्व कर लिया।